नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के फॉर्म आप सभी लोग भर रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं वापस आ गया हूं। क्या वीडियो होने वाली है, देखो आप सभी को मालूम होगी एक चीज, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। जो लास्ट डेट है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की, यानी कि छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो सभी के लिए वो है 31 दिसंबर। और एक चीज और आप लोग पूछ रहे थे कि क्या डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इसके डेट के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है। मतलब 31 दिसंबर ही लास्ट डेट मान के चलो। आज हो गई है 4 तारीख, आपके पास अब जो फॉर्म भरने के जो है कि दिन बचे हुए वो है 27, यानी कि करीब 26-27 दिन आपके पास और बचे हैं। और लोग फॉर्म तेजी से आप लोग भरना शुरू कर चुके हो। ऐसे में आपको मालूम होगा, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनका लास्ट ईयर फॉर्म जो है कि रिजेक्ट हुआ होगा, कुछ लोग का फ्रेश फॉर्म होगा। तो रिजेक्ट होने वाली जो समस्या है वो इस बार भी आएगी। आपको ये मालूम है, अभी स्टेटस जैसे दिखने शुरू होंगे, मतलब 31 दिसंबर बीतते ही आप लोग के स्टेटस विभिन्न अलग अलग टाइप के स्टेटस आप लोग को दिखने लग जाएंगे। किसी का रिजेक्ट दिखाएगा, किसी का कुछ दिखाएगा। तो ऐसे में आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको शेयर करूंगा लास्ट ईयर की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फॉर्म आपने भर लिया हो या फॉर्म आप भर रहे हो, अगर आपके पास एडिट का ऑप्शन है या फिर अभी आपने नहीं भरा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप उन गलतियों से बच सकते हो जो आपकी लास्ट ईयर में छात्रों ने करी थी। तो इसमें मैं आपको करीब 6-7 टाइप की गलतियां, आपको चीजें दिखाऊंगा, आपको स्टेटस दिखाऊंगा कि क्या क्या गलती करने से आप बच सकते हो फॉर्म भरने में। अगर आपका फॉर्म अभी हार्ड कॉपी नहीं निकली, अगर ये गलती हुई है तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मालूम है यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सटीक अपडेट्स देखने को मिलती हैं। तो चलिए अपडेट की तरफ शुरू करते हैं लाइन से। तो देखो, सबसे पहला जो पिछली बार का आप यहां पर देख सकते हो, मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स एंटर्ड बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन। देखो, आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आपको मालूम है एक ऑप्शन वहां पर आ रहा होगा जहां पे आपको काउंसलिंग की डिटेल्स भी फिल करने का ऑप्शन आ रहा होगा। पूछ रहा होगा आपसे कि क्या आपने जो है कि एडमिशन जिस कोर्स में पढ़ रहे हो उसमें जेई या फिर इस तरह के जितने भी एग्जाम है, करीब 5-6 एग्जाम्स के वहां नाम दिए गए हैं, क्या उनके आधार पर एडमिशन लिया है। तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें यस करोगे आप, तो काउंसलिंग नंबर एक भरोगे, उसकी डिटेल भरोगे, आपकी रैंक भरोगे, सारी चीजें भरोगे। तो ये चीजें भरने में आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स भरनी है जिसके आपके पास प्रूफ हो। तो मतलब आपका उसके पास कोई एडमिट कार्ड हो आपके पास या कुछ हो जिसमें वो काउंसलिंग डिटेल्स, उसकी सारी जानकारी आपके पास लिखी होनी चाहिए, जिसमें जो चीजें आप उसमें फॉर्म में भर रहे हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर वो चीज होगी तो कॉलेज के पास भी वो डिटेल होनी चाहिए। जब वो चीजें होंगी और डीडब्ल्यू पास भी होगी तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। नहीं तो आपके स्टेटस में इस तरह से देखने को मिलेगा। ये आप लास्ट ईयर का स्टेटस देख पा रहे हो, मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स एंटर्ड बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब कॉलेज में अलग डिटेल थी, स्टूडेंट ने अलग डिटेल भर दी, ऐसे में फॉर्म ये आपका रिजेक्ट हो सकता है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए न्यूनतम 75%। मतलब अगर आपका 75% से कम अटेंडेंस है तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर सकते हैं। यहां देखो, अटेंडेंस परसेंट लेस देन 75%, और ये भी पुराने साल का स्टेटस यानी लास्ट ईयर का स्टेटस है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपका जो अटेंडेंस है, आपका कॉलेज में जो अटेंडेंस होनी चाहिए वो 75% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं भी है इनकेस, तो आपका कॉलेज से आप बात कर लो, या जो भी आपका होना चाहिए वो कम बढ़ा के भरने, एटलीस्ट आपके लिए स्कॉलरशिप आ जाए। नहीं तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी तो बायोमेट्रिक नहीं है, अभी मैनुअली आप लोग जो आपका कॉलेज आपकी अटेंडेंस भरेगा, जो भेजेगा वही अटेंडेंस डीडब्ल्यू मान लेगा सीधे सीधे। अभी बायोमेट्रिक वाली चीज नहीं अप्लीकेबल हुई है, 2-3 साल बाद हो जाएगी। तो अभी आपको ये 75% वाला रूल बिल्कुल याद रखना। अगर अटेंडेंस आपकी इससे कम है तो आप फंस जाओगे, आपको जो है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका रिजेक्ट कर जाएगा, क्योंकि नियमावली के हिसाब से जो अटेंडेंस होनी चाहिए किसी भी छात्र की छात्रवृत्ति पाने के लिए वो होनी चाहिए मिनिमम 75%। तो आप ये स्टेटस देख पा रहे हो, इनका हाईलाइट किया गया था क्योंकि इनका अटेंडेंस जो है कि 75% कम था, इनका था 67%, इसलिए यहां पर ये चीज हाईलाइट हुई है। अगला उसी तरह देख लीजिए, ये भी आप में से बहुत लोग देख रहे होंगे। देखो, इनका क्यों रिजेक्ट किया गया था, इनका रिजेक्ट किया गया था, बैंक नेम एंड आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अब देखो, ये बैंक वाली समस्या कारण रिजेक्ट कर दिया गया। बैंक वाली समस्या मतलब आपको सभी को मैंने काफी टाइम से बता रहा हूं आपको कि अपना बैंक का जो एनपीसीआई स्टेटस है आपको पहले देख लेना है। एनपीसीआई स्टेटस पहले तो देख लेना, अगर नहीं एक्टिव है तो सारी चीजें करा लो। उसके बाद फॉर्म जब आप भर रहे हो तो आपको बैंक की डिटेल एकदम ध्यान से भरना है। आपको आप चाहो तो पासबुक निकाल लो या मोबाइल में अपनी बैंक की डिटेल खोल लो, उसमें अकाउंट नंबर ध्यान से भरो। उसका उसका जो भी आपकी आईएफएससी कोड हो गया, ये जितनी भी डिटेल है आपको बिल्कुल ध्यान से भरनी। नहीं तो देखो इस तरह से करके रिजेक्ट कर देंगे, और ये सिर्फ छोटी सी गलती है जिसके कारण रिजेक्ट कर देंगे और आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। इस छात्र ने जिसने फॉर्म भरा था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैंक नेम मान लो इलाहाबाद बैंक डाला। अब उसका आईएफएससी कोड होता है, आपको मालूम है, ब्रांच के हिसाब से अलग अलग। अब इन्होंने आईएफएससी कोड गलत डाल दिया, उसके कारण इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इनको छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला। तो आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आपने भर भी दिया है या भरने जा रहे हो,
तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, एकदम ध्यान से भरना। आईएफएससी कोड पता कर लो, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी का आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना, नहीं तो फॉर्म आपका देखो इसी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें आप परेशान होते फिरोगे फिर से। अगला उसी तरह देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये तो आप मतलब ये आपके कंट्रोल के बाहर है। देखो इनका क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि इनके जो मार्क्स थे वो थे 60% से कम। अब कुछ कोर्स ऐसे हैं जैसे बीटेक एमबीए, वो कैटेगरी वाइज हालांकि परसेंटेज डिफर करता है, लेकिन आप मिनिमम ये समझ के चलो कि 60% आपका जो है कि आना चाहिए। मतलब आप बीटेक कर रहे हो तो आपका 12th में 60 होना चाहिए, एमबीए कर रहे हो तो बीटेक में 60 होना चाहिए। इस तरह से मतलब एक क्राइटेरिया है कि अगर 60% आपके नंबर आए हैं, 60% आपके अंक हैं, तो ही आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है, मतलब इसकी अलग अलग अपनी अपनी नियमावली। ओबीसी के लिए ये नियम अलग है, जनरल के लिए नियम अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, तो ये नियमावली अलग अलग है। लेकिन एक जनरल आप मान के चल लेना कि 60% आपका होना चाहिए। अगर 60% के ऊपर है तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर उससे कम है तो आप मतलब मेरिट में भी नहीं आओगे और आपको ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप एक सैंपल भी देख सकते हो, below 60% marks where admission required on basic of inter in private institution for professional courses। मतलब इस छात्र का 60% से कम मार्क्स था पिछले क्लास में, इसके कारण इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया और इनको छात्रवृत्ति नहीं दी गई। तो ये हो गया अगला रीजन। उसी तरह से एक और गलती से आपको बचना है, ये देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपकी गलती नहीं है, आपके कॉलेज की। लास्ट ईयर के छात्र जानते होंगे कि इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय अफिलिएटिंग एजेंसी करके इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था। ये क्वालिटी आपको थोड़ी लो देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो की पुरानी वाली से ये आपके लिए लेकर आया हूं। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है आपके कॉलेज बेसिकली होता क्या है कि आपका कॉलेज जो है कि छात्रों की पूरी डिटेल बनाता है, लिस्ट बनाता है कितने स्टूडेंट हैं, क्या क्या है, और उस डिटेल को जिस यूनिवर्सिटी से उनका टाई अप होता है, मान लो अगर आप एकेटीयू के कॉलेज से पढ़ रहे हो तो एकेटीयू को भेजेगा आपका कॉलेज सारी डिटेल, और एकेटीयू उसको वेरीफाई करेगा, तब जाके आपका फॉर्म वेरीफाई होता है। तो लास्ट ईयर ये गलती हुई थी काफी कॉलेजेस ने, एकेटीयू के ज्यादातर और कानपुर के भी, सीएसएमयू जो है हमारा, तो उन दोनों में ऐसा हुआ था कि उन्होंने वेरीफाई नहीं कराया था। तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गलती थी, जिसकी वजह से छात्रों को जो है कि दिक्कत हुई थी। हालांकि बाद में पोर्टल खोल के वेरीफाई किया गया, लेकिन सिर्फ और एससी एसटी का किया गया था, जनरल और ओबीसी का रिजेक्ट हुए थे। तो कॉलेज और आपको यूनिवर्सिटी पे भी आपको अपना ध्यान रखना है। हालांकि बड़े अगर कॉलेज से पढ़ते हुए तो वो ऐसी गलती नहीं करते हैं। तो ये हो गया ये अगला वाला। अब देख लीजिए, ये आपको जो मैं दिखा रहा हूं स्टेटस, ये क्या है, ये स्टेटस है वो स्टैंडर्ड स्टेटस। आपका स्टेटस ऐसा दिखना चाहिए, अगर ये है वेरीफाई तीनों जगह होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट भरा है, आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, मतलब आपका अटेंडेंस 75 से ज्यादा है, आपकी परसेंट जो है कि 60 से ज्यादा है, और आपने बैंक की डिटेल सारी सही सही भरी, आपने फॉर्म बिल्कुल करेक्ट भरा है, तो आपका देख लो इस तरह से फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तीनों जगह से, और छात्रवृत्ति आने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो ये था वो वाला फॉर्म जो आपका जनरली होना चाहिए। तो ये सारी वो गलतियां थी, वो सारे स्टेटस थे जो मैंने आपको दिखा दिए। आप इन सारी चीजों को फॉलो करना, जो जो मैंने स्टेटस दिखाया वो आपको इस साल भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है, तो जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उन स्टेटस को आपको ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म भरना है, ताकि आप कोई गलती ना करो। गलती करोगे तो देखो करेक्शन सुधार ये बहुत ज्यादा बवाल की चीजें होती है। मतलब ये लोग बोलने को तो बोलते हैं कि 10 दिन के लिए करेक्शन पोर्टल खुलेगा, इसकी डेट अगर आपको जाननी हो इस साल की तो पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने करेक्शन की डेट भी बता दी। अगर आपसे गलती हो गई है तो वो हालांकि बहुत बवाल का काम है, ये आप गलती करने से बचो ताकि आप एक बार में ही छात्रवृत्ति ले पाओ। तो चलिए गाइस, वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।